नोट करेंगे सारे लोग। सामाजिक प्रभाव और धारणा, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। हम लोगों ने कल नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति की चर्चा की थी। क्लियर है? सामाजिक प्रभाव और धारणा के ऑब्लिक में लिखिएगा समझाना, बुझाना या अनुनय। अंग्रेजी में लिख लेंगे तो बेहतर होगा। पूरा टाइटल लिख लो, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अंग्रेजी में लिख लो, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। पहला है सामाजिक प्रभाव, क्या है वो देखो उधर में। अभी ठीक है? पहले से दिक्कत थी कि अभी दिक्कत हुई है? हैं? अभी ठीक हो जाएगा। क्या लिख लिया? सामाजिक, सारे बोलो, सामाजिक प्रभाव। और दूसरा क्या है? अंग्रेजी में धारणा का, धारणा को क्या बोलोगे अंग्रेजी में? परसुएशन का वास्तव में अर्थ क्या है? फिर से बोलो, क्या है? या अनुनय करना, या तो धारणा लिखने के बाद ऐसे कट कर दो और उसके सामने लिख लो समझाना, बुझाना या अनुनय करना। जब यूपी पीसीएस में भी यही सिलेबस है, वहां जब परसुएशन लिखा हुआ उसका अनुवाद किया हुआ है समझाना, बुझाना, और जब सवाल पूछ रहा है तो वहां अनुनय शब्द का प्रयोग कर रहा है, अंग्रेजी में परसुएशन। ध्यान रखना, केवल हिंदी पढ़ के जाओगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है, अनुवाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किए हुए। अब देखो, सामाजिक प्रभाव है, हम सारे लोग कैसे प्राणी हैं? सारे लोग बोलो, कहां रहते हैं? तो समाज में और भी समूह है, दूसरे समूह हैं, दूसरे लोग हैं। आप अकेले हो कि और भी लोग हैं? तो और लोगों के प्रभाव में काम करना पड़ता है। कई बार सामने वाला रिक्वेस्ट करता है, बोलो, हम उसके रिक्वेस्ट को मानकर उसके अनुसार काम करते हैं। यह किसका प्रकार है? बोलो, किसका प्रकार है? कई बार दबाव भी पड़ता है। कई बार हम दूसरों के साथ अपने को जोड़ लेते हैं। कोई दूसरा ग्रुप है, हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हम अपनी चीजों को छोड़ देते हैं और छोड़ के सामने वाले के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो सामाजिक प्रभाव के विविध रूप हैं, जिसके कारण हमारे सोच पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे विचार पर प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से बोलो, सामाजिक प्रभाव अगर पड़ेगा तो क्या असर होगा? एक चीज बताओ, क्या क्या बदलेगा? अगर प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर तो क्या क्या बदलेगा? हमारा विचार बदल सकता है, विश्वास बदल सकता है, तो बोलो और क्या? समझ बदल सकती है, मत और विश्वास बदल सकता है। इसका मतलब हमारा कौन सा पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष प्रभावित हो सकता है, हमारी पसंद और यानी व्यवहारात्मक पक्ष प्रभावित हो सकता है, और हम उसके अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार भी कर सकते हैं। कई बार ज्यादा दबाव डाल रहा है तब एंटी में भी काम करने लगते हैं। बोलो, कभी कभी ये भी रहता है। बोलो, तो कई सारे प्रकार हैं सामाजिक प्रभाव के, कि समाज में जो समूह है या जो और लोग हैं उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर सामाजिक प्रभाव पड़ेगा तो किसमें चेंज होगा? सारे लोग बोलो, हमारे अभिवृत्ति में क्या होगा? तो पूछा जाए कि अभिवृत्ति परिवर्तन में किसकी भूमिका? पूछ सकता है, पूछा गया है। और दूसरा किसकी भूमिका? बोलो, किसकी भूमिका? हम कई बार दूसरों को समझा कर, बुझा कर उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। समझाने बुझाने क्रम में धमका भी सकते हैं। जैसे वल्लभ भाई पटेल को देखो, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो देसी रियासत थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, कई सारे मान नहीं रहे थे। मान रहे थे क्या?
वो सोच रहे थे कि अलग रहेंगे, कुछ दूसरी जगह जाने के चक्कर में थे कि नहीं थे? तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उनको क्या किया? समझाया और समझा बुझा के उनको राजी कर लिया। किसी को आराम से समझाया, किसी को धमका भी दिया। किसने? सरदार पटेल ने। तो अगर पूछा जाए कि उनमें कौन सी क्वालिटी थी बहुत अच्छी, हम बोले कि उनमें अनुनय की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक प्रशासनिक अधिकारी में ये क्वालिटी होनी, कौन सी क्वालिटी? अनुनय मतलब समझाना बुझाना, यानी दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में बोलना हो तो उसका पर्सुएशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में पर्सुएशन स्किल, कौन सा स्किल? समझाने बुझाने की क्षमता बहुत अच्छी होनी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कई समस्याओं को समझा बुझाकर समाधान कर सकता है कि नहीं? बहुत सारी समस्याओं को, सारे मामलों में आप सीधे सीधे लीगल एक्शन नहीं लेते हो। अगर आप कहीं के पुलिस अधिकारी हो और आपके पास कोई समस्या आती है, तुरंत एफआईआर लिख दोगे क्या? बोलो, लिखोगे क्या? अगर समझाने बुझाने से मामला रफा दफा हो जाता है तो क्या करोगे? और गंभीर मामला हो तो तुरंत एफआईआर लिख के बुक कर दोगे सामने वाले को। मगर बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, कठिनाइयां जो होती हैं, किसके माध्यम से होती है? कैसे कर सकते हो? फिर से बोलो, कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आप आईपीएस ऑफिसर हो, सिटी एसपी हो, आपको खबर मिलती है कि हाईवे पे जाम लगा हुआ है, बोलो, और थोड़ी देर बाद काफिला मुख्यमंत्री का उसी रास्ते से जाने वाला है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है और लोगों ने जाम लगा रखा, बोलो, और आप हो कौन सा अधिकारी? दल बल के साथ पहुंच गए वहां पर। अब यहां पे पहुंच गए और भीड़ जो है गुस्से में, क्योंकि घटना घटी है, उसके परिवार वाले एकदम काफी क्रोध में है और हाय हाय का भी नारा लगा रहे हैं पुलिस का। आप पहुंचे और आपके बारे में भी नारा लगा दिए, हाय हाय, क्या करोगे? गोली चलाओगे? सबसे पहले तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय दोगे। बजने दो थोड़ा। बोला अच्छा म्यूजिक था। अच्छा था कि नहीं था? बोलो, म्यूजिक अच्छा था कि नहीं था? तो कभी कभी बजने देना चाहिए। कभी कभी लाइफ एकदम सीधे सीधे चलता है तो दिक्कत है, उसमें कभी कभी कंट्रास्ट पैदा करना पड़ता है। उससे जब ऐसी चीजें होती है तो जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो ध्यान देना। इसीलिए कभी पुराने म्यूजिक को सुनोगे, पुराने गाने सुनते हो, पुराना गाना चलते चलते बीच में अंग्रेजी म्यूजिक आ जाता है, आता है कि नहीं आता? इंग्लिश म्यूजिक फास्ट, इंग्लिश समझ में आता नहीं है और अच्छा लगता है। क्यों? सब कुछ ठीक से चल रहा है, अचानक बीच में, तो अभी पढ़ाई चल रही थी, अचानक इनका मोबाइल बज रहा है। बोलो, अगर बहुत जरूरी है तो बात करने का फ्रीडम है, ये ध्यान रखना, मगर बाहर जाकर, यहां नहीं। क्लियर है? कहां पे थे? अच्छा, समझाना बुझाना, अनुनय करना। देखो, केस स्टडी में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं, हो सकता है कि हाय हाय का नारा लग रहा है और आप जाते ही आपको क्रोध आ जाए। संभव है कि नहीं है? कि आज तक किसी ने मेरा हाय हाय नहीं किया है, मुर्दाबाद, और आप गुस्से में आ जाओ, आपके साथ पुलिस बल भी है और आप लाठीचार्ज और फायर करा दो, तो संभव है कि जो जिसके घर का कोई मेंबर वहां पे कुछ घटना घटी है वो तो काफी गुस्से में होगा। एक मरा है, हो सकता है 10-20 और लोग मर जाए। संभव है कि नहीं है? और उसके बाद क्या होगा, दशा क्या होगी उनकी? उनके ऊपर एक्शन होना तय है। तो विवेक से अपने गुस्से को कंट्रोल रख के क्या करना पड़ता है? समझा के बुझा के उनको, प्रॉब्लम को क्या करोगे? समाधान करोगे, रास्ता खुलवाओगे। समझाने बुझाने क्रम में थोड़ा उनको धमका भी दोगे बीच में। बोलो, संभव है कि भाई अगर नहीं खोलोगे तो बाद में केस भी हो सकता है, और उसको भी तरीके से बोलोगे,
उनको थोड़ा लोभ भी दोगे, बोलो कि भाई हम जल्द से इसके लिए मुआवजे की भी घोषणा जल्द से जल्द, आप उनको सांत्वना भी दोगे कि जो भी अपराधी है उसको जल्दी से हम पकड़ के हम कमिटमेंट करते हैं। ये सब होता है कि नहीं होता? उसी क्रम में ये भी कि बाद में देखिए सीसीटीवी सारा चीजें फिल्माया जा रहा है, हाईवे को जाम कर दो, कुछ केस भी बन सकता है। तो उनको समझाने बुझाने क्रम में सारा चीज कर रहे हो, कन्विंस भी कर रहे हो, सांत्वना भी दे रहे हो, पीठ भी थोड़ा बहुत कर रहे हो, थपथपा रहे हो, और साथ साथ हल्का सा उनको भय भी पैदा कर रहे हो। ये छोड़ो, और कुल मिला के समझा के बुझा के अब मामले को रफा दफा करने का प्रयास करो, मतलब रास्ते को खुलवाओगे, ये छोड़ो। और तुरंत में आप सूचना भी दोगे उधर में कि यहाँ पे अभी कठिनाई है, कोई वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखना है। बोलो, ऐसा नहीं कि खुल ना पाए, हो सकता है मामला जटिल हो जाए, आप भरपूर प्रयास करो, तो फिर वैसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है ना। वहां की वस्तुस्थिति से अपने सीनियर को भी अवगत कराओगे और अपना भरपूर प्रयास करोगे। तो यहां पे सबसे अच्छा स्किल कौन सा काम करेगा? तो एक प्रशासनिक अधिकारी में आला दर्जे का स्किल होना चाहिए। कौन सा स्किल? कौन सा स्किल? समझाना बुझाना। कौन सा स्किल? आला दर्जा नहीं, समझाने बुझाना का जो स्किल है वो बहुत अच्छे दर्जे का होना चाहिए। ये सुनो, बोलो ये सुनो, एक ने कहा आला दर्जा तो चार और पीछे पीछे बोले जा रहे हैं कि हाँ आला दर्जा। तो बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सारी समस्याओं को समझाकर बुझाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में भी हम इसकी खूब मदद ले रहे हैं। किसकी मदद? समझाने बुझाने का। हम उनको समझा रहे हैं, बीच में धमका भी रहे हैं कि पकड़े जाओगे बाहर गंदगी डालते हुए, ये ब्लू डब्बा रखो और हरा डब्बा रखो, ये सोनो दोनों डब्बा रखो, नहीं होगा किसी दिन जांच हो जाएगी तो कठिनाई है। अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए? बोलो, रखा रहता है। बाहर में डस्टबिन ऐसे रहते हैं जहां आपको डालना है। बाहर में गंदगी फेंकोगे, किसी ने बना लिया वीडियो तो फिर फंसना है कि नहीं है? तो एक तरीके से भय भी तो पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं, सामने वाले की मनोवृत्ति परिवर्तित कर रहे हैं। किसके माध्यम से? कि वो अपनी पसंद बदल ले, अपना विचार बदल ले, अपना आचरण बदल ले। ये सोनो, और तीनों में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब अभिवृत्ति बदल ले। तो बोलो ये सोनो, अपना एटीट्यूड चेंज कर ले। अगर नकारात्मक है तो ठीक कर ले। तो अभिवृत्ति के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सामाजिक प्रभाव, और क्या निभाता है? अनुनय। अनुनय का मतलब समझाना बुझाना। और सामाजिक प्रभाव के बहुत सारे रूप हैं, ये ध्यान देना। तो हम चार प्रमुख रूपों को देखेंगे। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सामाजिक प्रभाव। शब्द से स्पष्ट होना चाहिए, समाज के दूसरे लोगों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, सामाजिक समूहों का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक संगठनों का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के कई सारे रूप हैं, जिसे कई बार हम उनके अनुरूप काम करते हैं, वो निवेदन करते हैं। कई बार आज्ञा भी आ सकता है बाहर से कि ये करना है, तो वहां आपको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। ये सुनो, कई बार आप अपने को पूरी तरह से बदल डालते हो। संगठन में कि कोई संगठन से आप जुड़े, इतना प्रभाव पड़ा कि आपने अपना वेशभूषा भी बदल दिया, उसी संगठन के मेंबर हो गए, आपने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। कई बार होगा कि आपके भीतर की इच्छा नहीं है काम करने की, मगर बाहरी दबाव इतना है, सामाजिक प्रभाव इतना है कि आपने कहा कि ठीक है ऐसा कर देते। तो सामाजिक प्रभाव के कई रूप हैं, उन रूपों को देखेंगे। पहले लिखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या है। क्लियर है? सामाजिक प्रभाव, तो जब भी कभी आ जाए अभिवृत्ति परिवर्तन, तो उसमें आप तीनों पक्षों को दिखाओगे, उसको ब्रेक करके तीनों पक्ष पे उतर जाओ। विचार और विश्वास बदल सकते हैं, पसंद को बदल सकते हैं, और उनके आचरण को भी हम लोग। तो अभिवृत्ति परिवर्तन यदि करना है तो उसमें तीनों पक्षों की स्थिति उभर के सामने आती है। क्लियर है? ध्यान रखना, ऐसे ब्रेक करके लिखोगे तो अच्छा इंपैक्ट जाएगा। क्लियर? नोट करोगे। सामाजिक प्रभाव
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की सोच, विचार, विश्वास, धारणा, पसंद नापसंद के भाव, पसंद नापसंद के भाव एवं व्यवहार को, कार्य को, व्यवहार को एवं व्यवहार को दूसरों की उपस्थिति, दूसरों की उपस्थिति, उसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो सामाजिक समूह या संगठन, सामाजिक समूह, संगठन आदि, सामाजिक समूह, संगठन आदि। दूसरों की उपस्थिति और उनके प्रभाव के माध्यम से, दूसरों की उपस्थिति एवं उनके प्रभाव के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि सामाजिक प्रभाव संदर्भ क्या है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? वह समाज में रहता है और समाज में व्यक्ति अकेले नहीं है, समाज में और दूसरे लोग भी हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों का समूह है। बोलो, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक समूह है या संगठन है। तो इनके साथ हम जब इंटरैक्ट करते हैं तो इनके प्रभाव या दबाव में, इनके प्रभाव या दबाव में जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है, व्यक्ति में जो कौन सा परिवर्तन, उसके विचार, विश्वास, मत में जो परिवर्तन आता है, ये जानबूझकर होता है। किसके प्रभाव के कारण? सामाजिक समूह या अन्य लोगों के कारण जो जानबूझकर परिवर्तन होता है, उसके पसंद में, नापसंद में, उसके कार्य में, उसके व्यवहार में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक प्रभाव। सारे लोग बोलो, क्या कहेंगे? तो सामाजिक प्रभाव किसे कहेंगे? क्लियर हो गया? सोशल इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है समाज का। समाज के प्रभाव का मतलब है अन्य लोगों का, दूसरे लोगों का। समाज में जो अन्य लोग हैं उनका, समाज में जो दूसरे समूह है उनका, जो संगठन आदि है उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और कई बार आप 10 लोगों के साथ बैठे हो और 9 फूंकने वाले हो तो आपके ऊपर भी दबाव पड़ता है कि नहीं तो 9 मजाक करेंगे, पीठ क्यों ठोक रहे हो उसको क्यों पीठ ठोक रहे हो, ये बताओ। शाबाशी किस बात को लेकर दे रहे हो? हैं? इतना पीठ ठोकने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई उसके दबाव में आके ये नकारात्मक परिवर्तन है कि सकारात्मक हुआ? नकारात्मक हो गया। लगता है कि दबाव महसूस होता है, लगता है कि सारे लोग नाराज हो जाएंगे, चिंता पैदा होती है, द्वंद्व पैदा होता है, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ता है, सामने वाले के अकॉर्डिंगली एक्ट कर देते हैं, परिवर्तन हो गया। तो हमने कहा ना, सामाजिक प्रभाव के कारण सकारात्मक भी परिवर्तन हो सकता है और नकारात्मक भी परिवर्तन हो सकता है। ये दोनों चीजें हैं। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे सामाजिक प्रभाव। क्या बोलेंगे? सामाजिक प्रभाव स्पष्ट हो गया। केवल शब्द से खेलोगे ना तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि समाज का प्रभाव। समाज का प्रभाव का मतलब
अन्य लोगों का प्रभाव, सामाजिक समूहों का प्रभाव या संगठनों का प्रभाव। और प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। नोट करोगे, सामाजिक प्रभाव के विभिन्न रूप हैं। जैसे अनुपालन, अनुरूपता, आज्ञाकारिता, अनुपालन, अनुरूपता, आज्ञापालन, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन। क्लियर? कितने रूप हो गए? अनुपालन हो गया, कंप्लायंस हो गया, अनुरूपता कंफर्मिटी हो गई, आज्ञा पालन ओबीडियंस हो गया, और लास्ट में है आत्मसातीकरण। व्यक्ति आत्मसात कर लेता है। जैसे देखो विवेकानंद को देखो, जब संपर्क में आए रामकृष्ण परमहंस के तो पूरी तरह से बदल गए, उन्हीं के अनुसार ढल गए। अब उनकी अपनी पसंद, अपना विचार और कुछ नहीं, सीधे सीधे अपने को पूरी तरीके से सामने वाले के अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। वो आत्मसातीकरण है, उसकी सारी बातें आत्मसात कर ली उन्होंने। बोलो, वो कंप्लीट आपने जोड़ दिया सामने वाले से। कई बार देखोगे कोई संगठन के करीब में आए, अपना वस्त्र, वेशभूषा, खान पान, आचरण सब बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं? वो आत्मसातीकरण में आएगा। किस में आएगा? कि आप कंप्लीट अपने को आपने आत्मसात कर लिया। क्लियर? और कई बार रहता है कि थोड़ी देर के लिए आपने दूसरे की बात मानी, फिर आप अपने तरीके से काम कर रहे हो। क्लियर? तो पहला है अनुपालन, दूसरा है अनुरूपता, आज्ञाकारिता और सामाजिक प्रभाव। समझ लिया है? अब लिखते हैं एक एक करके। अनुपालन, ध्यान देना, कोई भी सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या, तो उसके निदान में हमेशा लिखो कि सामाजिक समस्या के निदान में सामाजिक प्रभाव और समझाने बुझाने की या अनुनय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कोई भी सामाजिक समस्या, कुछ तो आप सोशल इश्यूज पढ़ोगे ही वहां पर, मगर यहां से भी लाभ लेके 2 पॉइंट करो आप। एक तो मनोवृत्ति परिवर्तन जरूरी है, केवल कानून बनाने से नहीं होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? इधर हटा लो। आ रहा है? कनेक्ट कैसे करोगे? पढ़ना है ना सामाजिक समस्या। कौन से पेपर में? चौथे कि पांचवें में? याद ही नहीं है कि चौथा है कि पांचवा है कि छठा जी इसका पेपर है। पढ़ना है ना, सोशल इश्यूज पढ़ना है ना। कोई भी सोशल इश्यूज आ जाए, कोई भी, एनी वन, हर एक साल सवाल आ रहा है। लगभग 50 नंबर का बन रहा है ना सवाल सोशल इश्यूज पे। कोई भी सवाल आए, बोलो कि केवल कानून बनाने से, नियम बनाने से इस सामाजिक समस्या का समाधान, इसके लिए लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना, और मनोवृत्ति परिवर्तन करने के लिए सामाजिक प्रभाव और अनुनय का उपयोग आवश्यक है। समझाना बुझाना जरूरी है, यस और नो? जब तक हम समझाएंगे बुझाएंगे नहीं, सामाजिक प्रभाव के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन, जब तक मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का समाधान ठीक से। जैसे महिला सशक्तिकरण लिख रहे हो, लिख सकते हो कि नहीं? एक पैराग्राफ, पूरा एक पैराग्राफ खींच दोगे। अगर शब्द को कनेक्ट करने की थोड़ी स्थिति है तो, अगर फंडा क्लियर है तो, ये आपका अपना लाइन होगा कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमने पंचायतों में आरक्षण दे दिया, बोलो, मगर सरपंच पति आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, स्थिति आई कि नहीं? सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वास्तव में जितना लाभ मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो कानून बनाने से हो गया क्या सशक्तिकरण? इसके लिए अभिवृत्ति बदलनी पड़ेगी। अभिवृत्ति बदलने के लिए अनुनय, समझाना बुझाना पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब क्या बदलेगी? मनोवृत्ति बदलेगी, और तब जाके महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। इसको किसी भी सामाजिक समस्या में लिख सकते हो। क्लियर?
ये लाइन अपने तो इसे वैल्यू एडिशन का काम करेगा, वहां जो पढ़े वो पढ़ो, यहां से भी कुछ पॉइंट्स बनता है, सोशल इश्यूज में बनता है, वो सामाजिक सुधारकों में बनता है। पकड़ो लाइन को कि ये 3 लाइन तो कहीं यूज करेंगे, और लगभग हर एक साल कोई ना कोई सामाजिक समस्या है, ये 3 लाइन लिखने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। और जब ये शब्द का प्रयोग करोगे, अनुनय करेंगे, सामाजिक प्रभाव का हम इस्तेमाल करेंगे, मनोवृत्ति परिवर्तन करेंगे, तो सामने वाले को अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, बढ़िया इम्पैक्ट जाएगा। नहीं तो ये शब्द आपकी भाषा में आएंगे ही नहीं। अगर ठीक से नहीं अपनी प्रैक्टिस किए हो तो आपकी भाषा में कभी ये शब्द नहीं आएंगे कि मनोवृत्ति परिवर्तन करने का। और कैसे करोगे? अनुनय के माध्यम से, यस और नो, हम बताएंगे ना, समझाएंगे, बुझाएंगे, बताएंगे कि देखो इसके ये दुष्परिणाम है, और थोड़ा धमका भी देंगे कि देखो करोगे तो ये नियम बना हुआ है, एक्शन हो जाएगा। बोलो, तो ये प्रभाव का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो एक चीज पढ़ो तो ऐसा मत समझो कि इसका हम उपयोग यहीं पे करेंगे, हो सकता है यहाँ पे सीधा सवाल ना बने, पढ़ो एक जगह पे दूसरे तीसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जिसका ये पक्ष बहुत स्पष्ट रहता है, इसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अगर ये अप्रोच क्लियर है तो कम पढ़ के भी आईएएस बन सकता है, और नहीं तो बहुत पढ़ने वाले ठीक ठीक संख्या में है, और कई कई साल से पढ़ रहे हैं, कई साल, 5-7 साल पढ़ा है, तो उसका नॉलेज तो ज्यादा होगा, मगर उसका अप्रोच क्लियर नहीं हुआ, कैसे हम एक चीज को दूसरी तीसरी चौथी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कमरे पे, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आप ऐसा अप्रोच डेवलप कर लो। ये ध्यान रखना, लगातार प्रैक्टिस करते करते आपका ये डेवलप होगा, विकास होगा। क्लियर हो गया? अब हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं अनुपालन। अनुपालन क्या लिख रहे हो? अनुपालन। अनुपालन का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति अन्यों के द्वारा किए गए आग्रह, अन्यों के द्वारा किए गए आग्रह, अनुरोध, निवेदन या मांग के अनुरूप निवेदन या मांग के अनुरूप एक विशिष्ट व्यवहार करता है, एक विशिष्ट व्यवहार करता है, कुछ खास टाइप का व्यवहार करता है। ठीक है? दूसरे ने आपसे कुछ निवेदन किया, कुछ रिक्वेस्ट किया, कुछ आग्रह किया, कुछ मांग की, और आपने कहा ठीक है मैं इसके अनुसार काम कर लेता हूं। ऐसा ये कौन सा पाठ है? अनुपालन। कौन सा पाठ है? अनुपालन सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, जब हम दूसरों के द्वारा किए गए निवेदन या मांग या अनुरोध को ध्यान में रखकर कोई काम हम कर डालते हैं। क्लियर है? सामने वाला आदेश नहीं देता है, क्या करता है? आपसे क्या करे? अनुरोध कर रहा है। अब देखो सेल्समैन जो आप कभी कोई सामान खरीदने जाओगे तो सेल्समैन इसी टाइप का काम करता है, आपसे अनुरोध करेगा, ये सुनो, और अनुरोध करते करते आप मान लेते हो कि बड़ा निवेदन कर रहा है, चलो ये कर लें। ये इसमें कई सारे इसके पार्ट्स हैं। कई बार बड़ा मांग करते करते लोग छोटी मांग मनवा लेते हैं, कई बार छोटा सा डिमांड करते करते बड़ा डिमांड रख देंगे। बोलो, सब इसी के पार्ट्स हैं, कंप्लायंस के पार्ट्स हैं, और जीवन में खूब इसका उपयोग होता है। बोलो, आप कभी जाओगे किसी सेल्समैन के पास तो उसकी ये अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो धीरे धीरे पहले छोटा चीज कहेगा कि इसको ले लीजिए, आपको लगेगा बोला सस्ता है, ऐसा करते करते हो सकता है कहेगा कि ये तो आपके लिए जानदार है, बड़ी चीज बेच देगा आपको। बोलो, कोई हो सकता है आपसे पैसा मांगने आया, अनुरोध किया, एक ही बात उसको चाहिए 500 रुपया, मगर अनुरोध किया कि 5000 दे दो ना मुझे। अब बड़ी मांग करते करते छोटी सी मांग, बोलो, हाथ पकड़ते 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 अंगुली पकड़ लेना, अंगुली पकड़ते पकड़ते कंधा पकड़ लेना, ये सब इसी का पार्ट है। बोलो,
अब सामने वाला, मान लो कई बार सामने वाले को कोई खास चीज अच्छी लगती है, मान लो चॉकलेट अच्छा लगता है, हमेशा पता लगा चॉकलेट ला रहा है, उसकी छोटी छोटी मांग मान रहा है, अचानक एक बड़ी सी मांग रख देगा। ये कठिनाई होती, सब इसी के पास है, कंप्लायंस का, कि दूसरों के द्वारा किए गए निवेदन, आग्रह, अनुरोध या मांग के अनुरूप कोई विशिष्ट व्यवहार करता है। क्लियर है? नोट करोगे। अनुपालन में आदेश नहीं दिया जाता, अनुपालन में आदेश नहीं दिया जाता, बल्कि अनुनय या निवेदन आदि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को अपेक्षित दिशा में, व्यक्ति के व्यवहार को अपेक्षित दिशा में परिवर्तित किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार को अपेक्षित दिशा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, गांधी जी जब राष्ट्रीय आंदोलन में आए, बोलो, तो उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि भाई आप काम धंधा छोड़ के आ जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लीजिए। बोलो क्या किया? निवेदन की, आदेश दिया। क्या? उनके आग्रह को सुन के बहुत सारे लोग आ गए राष्ट्रीय आंदोलन। किसी ने अपनी वकीली छोड़ दी, किसी ने अपना पेशा छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और अलग अलग लोग आ गए कि नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में मुझे इनका साथ देना है। क्लियर? उन लोगों ने साथ दिया, वह गांधी के अनुयायी हो गए। बोलो रहे कि नहीं रहे उनके अनुरोध पर? अभी पीछे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि भाई आप गैस सिलेंडर पे अपनी सब्सिडी छोड़ दे। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? क्या आदेश दिया कि आग्रह किया? आग्रह। ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो, ध्यान देना, आपके ऊपर निर्भर है कि महात्मा गांधी के द्वारा आग्रह किए जाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया, लाखों लोगों ने भाग लिया, अपनी नौकरी आदि छोड़ के भाग लिया। एक एग्जाम्पल मिल गया। तो बोलो दूसरा एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री के आग्रह करने पर हजारों लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। लिख लो, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे है। गांधी के आह्वान करने पर अनेक लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आप लिख सकते हो, प्रधानमंत्री के द्वारा आग्रह किए जाने पर हजारों लोगों ने अपनी क्या कर लिया? गैस सब्सिडी छोड़ दी। आदेश दिया था क्या? आग्रह किया था उन्होंने कि आप अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दें। निवेदन किया तो लोगों ने अपना बदल दिया। अब भूदान आंदोलन को देखो, विनोबा भावे ने जमींदारों से अनुरोध किया कि आपके पास बहुत भूमि है, उसको कुछ भूमि आप छोड़ दो गरीबों में बांटने के लिए। तो क्या किया भूदान में? उन्होंने आदेश दिया था कि अनुरोध किया था? लिख लो, भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा अनुरोध किए जाने पर भूदान प्रारंभ हुआ। अनुरोध किए जाने पर हजारों जमींदारों ने अपनी जमीन दान कर दी। भूदान, भू मतलब जमीन दान। बाद में उसका झंझट भी अलग तरीके से हुआ है, क्योंकि जमीनों का बंटवारा बहुत विधिवत तरीके से नहीं हुआ। तो जब जमींदार ने अपनी जमीन दान दे दी, तो जमीन तो दान दे दिया, वो विनोबा भावे से प्रभावित होकर, और विनोबा भावे ने वो जमीन जो है गरीबों में बांट दी। गरीबों ने उस पर ठीक ठीक उसको सुधारने का प्रयास किया,
बाद में जमींदार की नई पीढ़ी ने ठोका केस कि ये मेरी जमीन है, वापस कर दो। हमारे दादाजी का दिमाग खराब हो गया था। बोलो, तो जमीन संबंधी जो विवाद पैदा हुआ है उसमें एक कारण यह भी रहा क्योंकि जमीनों का विधिवत तरीके से लीगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। बोलो, दे तो दिया गया, बांट तो दिया गया, मगर विधिवत तरीका बहुत, हर एक चीज को विधिवत तरीके से संपन्न, तो उन्होंने बाद में दावा ठोका। अब बिहार में पता होगा, जब सरकार बनी पहली सरकार, उसमें जमींदारों का ही बोलबाला था। बोलो, जो सरकार बनी उसमें किसका बोलबाला था? तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जमीन दान कर रखी थी। दान कर रखी तो भाई हक बनता है वापस लेने का। बोलो, उन्होंने अनुरोध किया था, दान दिया। लिखना नहीं है कि जमीन संबंधी जो विवाद हुआ है उसका एक संदर्भ यह भी उभरता है, ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, आप और भी कुछ ऐसी बातों को लिख सकते हो। आप यहां पे लिख लो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका। स्वच्छ भारत अभियान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका। ये प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रशासन के द्वारा अनुरोध किया जाता है, ऐसा निवेदन किया जाता है और फिर उसके अनुसार लोग आचरण भी करते हैं। तो ये अनुरोध या जो निवेदन है, ये व्यवहार परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाता है कि हम निवेदन या इसके माध्यम से हम सामने वाले के अभिवृत्ति को परिवर्तित। अब अनुपालन की भी कई विधियां हैं, नोट करोगे, अनुपालन की कई विधियां हैं। सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार अनुपालन। अब अनुपालन के भीतर भी कई पक्ष है। अनुपालन की कई विधियां, जैसे कुछ चीजों को इसलिए लिख रहे हैं ताकि जीवन में भी सतर्कता बढ़े, जैसे चाटुकारिता। चाटुकारिता लिख लो। इसकी संख्या बड़े पैमाने पे, इसलिए इसको जानना जरूरी है। चाटुकारिता, कोई व्यक्ति हो सकता है आपके आसपास जो आपसे लाभ लेना चाहता हो। कई बार आपको जान लेता है कि आप क्या क्या पसंद करते हो, और जब पहुंचोगे आपकी पसंद के अनुरूप काम करता हुआ मिलेगा। आप धीरे धीरे उसको लगेगा कि बड़ा सज्जन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। बोलो, आपके हर एक चीज के अकॉर्डिंगली काम करेगा। जब लग गया कि मेरा विश्वास जम गया तो अपना डिमांड रख देगा, तो डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है। बोलो ये नो, मगर शुरुआत करेगा आपके पसंद की सारी चीजें करेगा। आपने ये कहा वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो तो बड़े लाभ के चक्कर में है। ये नो, ऐसे चाटुकारिता वाले लोग एकदम घेर कर रखते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं कई बार, और धीरे धीरे उसको अपने ग्रिप में लेते हैं। क्लियर है? बड़े पैमाने पे ये स्थिति है। किसकी? चाटुकारिता। हमेशा वह आपकी गलत चीजें भी होंगी, वह क्या आपने किया है, आप खुश हो जाओगे, लगेगा कि कोई एकदम महान बनाने वाला व्यक्ति हमको मेरे पास आ गया, इससे बड़ा भक्त मेरा कुछ है ही नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। बोलो, इतना हितैषी बन जाएगा कि फिर अब हितैषी बन ही गया है तो उसका छोटा मोटा काम करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती है? इसको क्या बोलते हैं? चाटुकारिता। तो नोट कर लो, नोट कर लो, नाम मत किसी का लिख देना कि हाँ ये चाटुकार है, हैं? नाम लिख के दोगे क्या? नाम नहीं लिखना है, तो फिर तो सब लोग सबका नाम लिख मारेंगे, खूब नाम आ जाएंगे। नाम नहीं लिखना है। तो उदाहरण स्वरूप फलाने चाटुकार है, उदाहरण स्वरूप नहीं लिखना है। क्लियर है? इतना विवेक काम कर रहे हैं ना कि तुम भुक्तभोगी ज्यादा हो, मुझे लगता है दिल में लिया बैठा है कि मुझे फलाने ने दुख दे दिया है, उसका नाम लिखने के लिए रेडी है। नाम नहीं लिखना है। जब बोले ये नो, नोट करोगे। चाटुकारिता की प्रक्रिया में व्यक्ति, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है,
खुश हैं सब। चाटुकारिता की प्रक्रिया में व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि दूसरे लोग उसे पसंद करने लगे। तत्पश्चात उसके अनुरोध या मांग के अनुरूप, तत्पश्चात उसके अनुरोध या मांग के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। तत्पश्चात उसके अनुरोध या मांग के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। क्लियर? इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसको पढ़ोगे, हमने प्रिंटेड नोट्स में कई सारे ऐसी चीजों को दे रखा है। सवाल इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, मगर कुछ चीजें हैं जो जीवन के लिए उपयोगी, उनको जान लो। जैसे एक पारस्परिकता भी है कि कई बार हम दूसरों के लिए इसलिए काम करते हैं कि लगता है कि मेरी जरूरत पड़ेगी तो यह भी मेरे लिए, दूसरे ने आपसे अनुरोध किया कि देखो मेरा ये काम कर दो, आपको लगता है कि नहीं करेंगे ना तो समय आएगा तो मेरा भी ये काम, तो परस्पर आदान प्रदान वाला फीलिंग रहती है। बोलो, कई बार बोलते हैं कि मेरी शादी में जरूर आ जाना, हो सकता है इच्छा नहीं हो मगर फिर भी पहुंच जाए, और पहुंच के दूल्हे के सामने जम के डांस भी करेगा, दिखाएगा भी देखो मैंने तुम्हारे शादी में डांस, जब मेरी शादी हो तो तुम भी डांस। तो कई सब दिखाते हैं, फोटो बनवाते हैं, बोलो ये सोनो, ताकि अवसर जब उनका समय आए तो दूसरा भी वो काम करे। बोलो, ये पारस्परिकता, ये समाज का भाव है। कुछ है क्या विशेष बात? कठिनाई है क्या? क्या बोल रहे हैं? तो दीवार के पीछे है, वो दिखाई नहीं देती। कुछ है क्या समस्या? ठीक है, वेरी गुड। अभी इस अवस्था में कोई समस्या नहीं है, 5-7 साल के बाद शुरू होगी, जब घर वाले पैसा रोकते हैं, जब पूछना शुरू करते हैं पीटी पास की होगी, अभी तो एकदम आराम से चलेगा। और जो ये आराम का समय है ना, अगर ठीक से मेहनत कर दोगे तो वो नौबत नहीं आएगी, नहीं तो नौबत आएगी, पक्की आएगी, और वो संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। फिर वहां से तनाव और दबाव का अलग दौर शुरू होता है, उसमें फिर आदत भी बदलने लगती है लोगों की। तो समय रहते अगर काम कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज है, और असंभव काम है नहीं। हर एक साल 22 साल 23 साल के लोग बनते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले अभी उत्तराखंड में बने कैग के जो हाईएस्ट पोजीशन पे गए कैग में, तो परवेज आलम बन के गए। अब परवेज आलम 21 साल, हमको लगता है 6-7 महीने में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। जब उसको मैंने सम्मानित किया था क्लास में, तो मैंने ये कहा क्लास में कि जो जिसकी आयु इससे कम हो वो यहाँ पर आ जाए, कि जिसकी आयु 21 साल 4-5 महीने से कम हो। तो क्लास से 6-7 लोग आए थे, तो पूरे क्लास में ज्यादातर लोग 21 साल 6 महीने से ज्यादा के थे, और 21 साल 6 महीने के आसपास में सिलेक्शन हो गया, पहला प्रयास। और स्थिति क्या थी, आप ऐसे लोगों को देख सकते हो। परवेज आलम जब वो आए बिहार से पढ़ने के लिए दिल्ली, तो ग्रुप बना के 5-6 लोगों का ग्रुप है, 6-7 से था, और 6-7 ने वहां का एग्जाम दिया जेएनयू का, कि जेएनयू में एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, अगर होता है तो जेएनयू में हम लोग रहेंगे, वहीं से तैयारी करेंगे। तो जितने सब आए थे पढ़ने में ओवरऑल ठीक ठीक थे, मगर 5 और 6 का जो 6-7 का ग्रुप था, उसमें से 6 का एंट्रेंस क्लियर हो गया, सबने जाके जेएनयू में एडमिशन ले लिया और इसको छोड़ दिया। ये अकेले रह गया मुखर्जी नगर में, निराश, तनाव, दबाव, और उन सबके साथ ये कि अब तो जेएनयू में मिल गया, अब तो बढ़िया है। और यहाँ पे अकेले अब चले थे घर से कि मिल के तैयारी करेंगे, साथ साथ करेंगे, और जेएनयू कौन छोड़ता है? आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले कौन छोड़ता? तो सारे लोग छोड़ के चले गए, और ये अकेले। अब ये दबाव में अब लगा कि अब क्या करें, निराशा भी, हताशा भी। तो जम के तैयारी शुरू की, इन सबको जवाब देना बहुत जरूरी है। उसने पढ़ना जम के शुरू किया,
और जो व्यक्ति इंट्रांस में फेल हुआ हो, आप समझो कि 1 साल जम के मेहनत करके 1-2 नंबर से कुछ हुआ था मिस, कुछ कठिनाई हो गई थी, पहले प्रयास में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, 21 साल 6 महीना पहला प्रयास, परवेज आलम कभी खोजोगे तो मिल जाएंगे। कोई अगर जानता हो उनके बारे में तो अब अभी भी कई बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। मेंस कोई दे रहा है तो उसको गाइडेंस भी देते हैं। ये स्थिति है। तो पहले प्रयास में हो तो गए, बोलो। और मान लो सब छोड़ के गए, उन्हीं के साथ झंझट शुरू कर दे, गाली गलौज शुरू कर दे कि तुम लोग आए थे, हम लोग साथ साथ, तुमने धोखा दिया, निराश किया, अब मैं जा रहा हूं घर बिहार। अब गुस्से में आकर अगर रास्ता पकड़ लेते, तो कभी कोई बाधा अगर जीवन में आती हो तो हो सकता है वो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिवली रिएक्ट करोगे तो हो सकता है भाई कुछ गलत आदत डेवलप कर लो। सब कुछ फ्रीडम है यहाँ पर। उसने उन चीजों को एकदम सकारात्मक रूप से लिया कि हमें करके दिखाना है। अब स्थिति क्या थी कि जब परिवेश का हुआ तो जो जेएनयू का ग्रुप था उसमें से कई सब आए पढ़ने के लिए मेरे पास, वहां से आए, शिफ्ट हुए फिर से, या आने जाने का उपाय किए कि नहीं हमको आके यहाँ फिर से पढ़ना है। अब उसमें किसका वो मुझे पता नहीं, मगर उसके बारे में तो पता है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और समय से अगर सुधर गए तो बहुत आसान है। आपके पास अभी खूब समय है, बोलो स्वास्थ्य भी ठीक है, 5 साल रहोगे ना यहाँ पे, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाएगी तो एक अलग समस्या होगी। एक पैसे की समस्या, दूसरी वो होनी ही है, ये दिमाग में रख लो। तो समय जब अनुरूप हो, जब धूप खिली हुई हो, तो छप्पर की मरम्मत जो नहीं करेगा वो उसको तो फिर जैसी करनी, ये भी निबंध आ चुका है, क्लियर है, नोट करो आप। दूसरा है पारस्परिकता। पारस्परिकता में है, यह सामाजिक आदान प्रदान को दर्शाता है। पारस्परिकता, पहले था चाटुकारिता लिखे थे ना, अभी पारस्परिकता लिख रहे हो। यह सामाजिक आदान प्रदान को दर्शाता है। हम दूसरों के अनुरोध पर कोई विशेष काम इसलिए करते हैं ताकि समय या परिस्थिति आने पर वह भी हमारी मदद करे। इसके अलावा भी अनुपालन की कई सारी चीजें हैं। अनुपालन की इसके अलावा भी कई सारी चीजें, जिसमें हम कहते हैं कि अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लेना। करने का मतलब छोटी छोटी मांग कर रहा है, मांग कर रहा है, उसके बाद अचानक बड़ी मांग कर रहा है, क्योंकि सामने वाले की मांग आप मान रहे हो। छोटी छोटी चीज कहता रहेगा आपसे, आप छोटा छोटा उसका मांग फुलफिल करो, उसका हौसला बुलंद हो रहा है। अचानक आपसे कभी अनुरोध कर देगा इतना दे दो आप, बोलो। तो व्यक्ति इनकार करने में संकोच करता है कि भाई इतनी बार तो इसकी बात माने, फिर मान लेते हैं। तो छोटी मांग करते करते अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लेना, बोलो। दूसरा ये भी लिख लो, अनुपालन कुछ अन्य विधियां बोला ही जाता है, अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ना, या बाह पकड़कर अंगुली पकड़ना, लिख लो। बाह पकड़कर अंगुली पकड़ना मतलब क्या है, बड़ी मांग पहले रख दो और छोटी सी मांग पे मामले को रफा दफा कर दो। बड़ी मांग रखकर छोटी मांग मंगवा लेना, मनवा लेना। बड़ी मांग रखकर छोटी मांग मनवा लेना। बड़ी मांग रखकर छोटी मांग मनवा लेना। ठीक है।
कई लोगों को चाहिए 100 रुपए आपसे, कहेगा 1000 रुपया दे दो ना। आप छुटकारा पाते पाते कहोगे ठीक है 100 रुपया दे दिए ना, उसको चाहिए था 100 रुपए ही, मगर वो अपना काम कर लिया, मांग रखा बड़ा। आपने छुटकारा पाने क्रम में क्या किया, 100 रुपए पे कर लिया। आप भी खुश हो कि चलो 900 मैंने नहीं दिया, सामने वाला भी खुश है, मेरा काम हो गया। ये सोनो, तो बड़ी मांग रखकर अपनी छोटी सी मांग को मनवा लेना, ये सब अनुपालन नहीं है। अनुपालन की कई सारी विधियां हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, अनुरूपता। अनुपालन दूसरा लिखोगे, अनुरूपता। सामाजिक प्रभाव का कन्फर्मिटी एक प्रमुख रूप अनुरूपता है। सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख रूप अनुरूपता है। इसमें व्यक्ति समूह या संगठन, व्यक्ति समूह या संगठन के मानकों मानदंडों एवं आदर्शों के अनुरूप अपने विचार विश्वास एवं व्यवहार को बदलता है। व्यवहार को बदलता है। पहला चेंज करके, जब व्यक्ति और समूह के विचार में भिन्नता होती है, व्यक्ति और समूह के विचार में भिन्नता होती है, तो फिर इसके कारण व्यक्ति में, जब व्यक्ति और समूह के विचार में भिन्नता होती है, तो फिर इसके कारण व्यक्ति में मानसिक उलझन, द्वंद्व या तनाव उत्पन्न होता है। मानसिक उलझन, द्वंद्व या तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति इस मानसिक उलझन से बचने के लिए, समूह के अनुरूप अपने विचार एवं विश्वास को बदल लेता है। समूह के अनुरूप अपने विचार एवं विश्वास को बदल लेता है। तीसरा, आज्ञाकारिता। यह सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट एवं प्रभावी रूप है। सबसे स्पष्ट एवं प्रभावी रूप है। इसमें व्यक्ति सबसे स्पष्ट एवं प्रभावी रूप है। इसमें व्यक्ति प्राधिकार युक्त व्यक्ति के आदेशों का, इसमें व्यक्ति प्राधिकार, अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, जिसको अधिकार कुछ मिला हुआ है, प्राधिकार युक्त व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है।
सेना, प्रशासन आदि में, सेना में, प्रशासन में आज्ञाकारिता का तत्व विशेष रूप से दिखाई देता है। सेना में, प्रशासन में आज्ञाकारिता का तत्व विशेष रूप से दिखाई देता है। सीधे सीधे ऊपर से आदेश होता है, नीचे वाले को मानना पड़ता है। लिखोगे प्रशासन में आज्ञाकारिता के तत्व का विशेष महत्व होता है। लिख लोगे इसके फायदे, आज्ञाकारिता के फायदे। आज्ञाकारिता का फायदा, अगर प्रशासन में देखोगे आज्ञाकारिता का क्या फायदा है तो कई चीजें आएंगी। पहला फायदा होता है, लिखोगे, अनुशासन को बढ़ावा देने में आज्ञाकारिता का तत्व महत्वपूर्ण है। अनुशासन को बढ़ावा देने में, कानून और व्यवस्था को लागू करने में, अब जैसे देखो जब कोविड आया तो आ गया कि मास्क पहन के ही निकलना है। ये एक तरीके से आज्ञा है, केवल अनुरोध नहीं है, क्योंकि आदेश, ये एक तरीके से अगर आदेश है, आज्ञा आ गई तो नहीं पालन करोगे वो दंड हो जाएगा। सीधे सीधे ये छोड़ो, ऊपर से आ गया कि ये करना नहीं तो इतना दंड देना पड़ेगा, बाध्यता है। बोलो बिना उसके निकलो तो कई लोगों पे फाइन लग गया। निकला हुआ कि नहीं फाइन? बहुतों पे फाइन हुआ। तीसरा पॉइंट, निर्णयों को त्वरित रूप से लागू करने में, निर्णयों को त्वरित रूप से लागू करने में इस आज्ञा पालन के तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। समस्याओं एवं चुनौतियों को, समस्याओं एवं चुनौतियों को परस्पर संगठित होकर दूर करने में सामाजिक समस्याओं के निस्तारण में, सामाजिक समस्याओं के निस्तारण में और लास्ट में लिख लोगे आत्मसातीकरण। सामाजिक समस्याओं का निस्तारण करने में भी कई बार आज्ञा पालन आ जाता है कि करना पड़ेगा, बाध्यता है। क्लियर हो गया? लास्ट में लिखोगे आत्मसातीकरण। लिख लिया आत्मसातीकरण, नोट करोगे। जब कोई व्यक्ति किसी प्रभावी संगठन या व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने परंपरागत व्यवहार एवं दृष्टिकोण को बदलकर उस विशेष व्यक्ति या संगठन के मूल्य एवं जीवन शैली से सहमत होकर उसे अपने निजी जीवन में अपनाता है
सम्मत होकर उसे अपने निजी जीवन में अपनाता है, तो फिर उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। आप लिख सकते हो, रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद, जैसे जैसे रामकृष्ण हंस के आचार्य रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद, आचार्य रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद नरेंद्र नाथ के जीवन में परिवर्तन, नरेंद्र नाथ के जीवन में परिवर्तन, नरेंद्र के जीवन में परिवर्तन। विवेकानंद हो गए ना, उसके बाद बचपन का नाम था ना, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उन्होंने आत्मसात कर लिया, वही जीवन शैली, वही सारी चीजें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण। उनके संपर्क में और जितने उनके मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, शैली थी, सबका सब उन्होंने अपना लिया। तो आचार्य जो नरेंद्र के जीवन में जो परिवर्तन है, किसके चलते? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया। आप इसको शॉर्ट में भी देख सकते हो, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक प्रभाव, लिखा हुआ है। आप ऐसे भी बना के एक शॉर्ट में लिख सकते हो सामाजिक प्रभाव। इसके कितने रूप हैं? सारे लोग बोलो, कौन कौन से? लिख लो, ऐसे भी एक बना लो छोटा सा स्ट्रक्चर। सामाजिक प्रभाव कौन कौन से? अनुपालन, अनुरूपता, आज्ञाकारिता, और इसमें आएगा दूसरों के निवेदन, दूसरों के निवेदन या आग्रह के अनुरूप। जब दूसरा व्यक्ति निवेदन करता, आग्रह करता है, तो आप उसके अनुरूप काम करते हो। इसमें लिख सकते हो, जैसे स्वच्छता अभियान, निवेदन किया। क्लियर? बोलो, स्वच्छता अभियान। दूसरा है अनुरूपता, अनुरूपता, अनुरूपता। अनुरूपता में लिख सकते हो, सामाजिक समूह के दबाव में आकर, सामाजिक समूह के दबाव में आकर विचार परिवर्तित कर रहे हो, सामाजिक समूह के दबाव में आकर। अनुरूपता में क्या करोगे? कोई सामाजिक समूह है, दबाव में आए। कैसे दबाव में आए? मानसिक उलझन से बचने के लिए। नीचे लिख लो, मानसिक उलझन से बचने के लिए। लिख लो, मानसिक उलझन से बचने के लिए। मान लो आप 10 लोगों का ग्रुप है और उसमें 8 लोग कोई एक काम करना चाहते हैं, और बहुत घनिष्ठ ग्रुप है, और कोई एक या दो व्यक्ति मान नहीं रहा, तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा कि नहीं? उलझन होगा। बोलो। और वो दबाव और अपने मानसिक उलझन से बचने के लिए जो समूह की बात है, उसका अनुरूप कार्य करने लगता है। इसे हम क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? हम उसके अनुरूप काम करने लगते हैं, समूह के अनुरूप। यहां निवेदन है, आग्रह है, ये सुनो, हम उसके अनुरूप काम करते हैं। यहां मानसिक उलझन से बचेंगे। बोलो। तीसरे वाले में आज्ञाकारिता है, नोट करोगे, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। इसमें लिख लो, आदेश का भाव, उल्लंघन करने पे दंड, आदेश का भाव, उल्लंघन करने पर दंड।
जो दंड होगा वो विधि सम्मत होगा, ये ध्यान देना। दंड कैसे होगा? विधि सम्मत। क्लियर? और तीसरा चौथा है आत्मसाती का। व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर जीवन शैली में परिवर्तन। व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर जीवन शैली में परिवर्तन। लिख लिया? अब लास्ट में लिख रहे सामाजिक प्रभाव हो गया। कौन सा प्रभाव हो गया? फिर से बोलो। ये सामाजिक प्रभाव हो गया। अब लिख लो अलग से अनुनय या समझाना या बुझाना। अलग से लिखोगे अनुनय। हमने सामाजिक प्रभाव देख लिया, सामाजिक प्रभाव के विभिन्न रूपों को देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं अनुनय। अनुनय मतलब समझाना बुझाना। क्लियर? बोलो क्लियर? अनुनय देखोगे, अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार पसंद एवं व्यवहार को कुछ तर्कों तथ्यों एवं संदेशों आदि के माध्यम से कुछ विशेष मूल्यों, विश्वासों एवं व्यवहारों को अपनाने या न अपनाने के लिए, राजी किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन संभव है। एक महत्वपूर्ण कारक है ये अनुनय। आप देखोगे अनुनय में क्या करेंगे, कई बार हम लोग भय पैदा करते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे विश्व का सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? पोलियो उन्मूलन हुआ। इसके उन्मूलन के क्रम में हम लोगों ने अनुनय का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? हम लोगों ने खूब लोगों को समझाया और बुझाया। क्या किया? फिर से बोलो, क्या किया? अनुनय किया। कुल मिलाकर क्या किया? सरकार के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम? पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। इसको सफल बनाने के लिए हमने कौन सी पद्धति अपनाई? बोलो कौन सी पद्धति? समझाना, और हमने अनुनय किया। और अनुनय करने के क्रम में हम लोगों ने थोड़ा भय भी पैदा किया, बोलो, और थोड़ा उनको हमने खुशी का एहसास भी कराया। भय भी और खुशी भी। आप देखोगे कई जगहों पे या कई सिनेमा हॉल में ऐसी चीजें हुई, या विज्ञापन दिया गया कि जिस बच्चे को पोलियो नहीं लगा है वो बच्चा लंगड़ते हुए चल रहा है, और जिसको पोलियो का टीका लगा उछल कूद के खेल रहा है। और वो जब दिखाया गया तो लोगों पे क्या हुआ? विचार बदला, बोलो, पसंद बदली। तो बोलो यस और नो। तो हमने भय भी पैदा किया भय पैदा, खुशी का एहसास भी कराया कि आपका बच्चा उछलता कूदता देखो चलेगा।
तो लोगों ने जिस दिन पोलियो उन्मूलन, जिस दिन डेट आया, 2 बूंद जिंदगी के पिलाया उन लोगों ने। भारत जैसे देश में जहां उतनी जागृति नहीं है, जहां उतने लोग शिक्षित नहीं है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग निकल पड़े। क्या तो बोलो ये स्वर्णो, इसमें क्या हुआ? जन भागीदारी हुई। क्या हुई? हम लोगों ने इसके लिए क्या किया? अनुनय किया। सारे लोग बोलो क्या किया? अनुनय किया। तो लोगों में क्या आई? जागरूकता आई। बोलो आई? अरे इधर देख के बोल लो, बाद में गर्मी आती रहेगी। क्या है? तो हम लोगों ने क्या किया? कौन सी पद्धति अपनाई है? अनुनय किया तो क्या हुआ? लोग जागरूक हुए। अनुनय क्रम में हमने क्या? थोड़ा भय भी पैदा किया और थोड़ा खुशी का एहसास भी कराया कि आपका बच्चा, अब बच्चों से सबको प्रेम होता है। एक बार जिसने देख लिया विज्ञापन, उसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन डेट होगा पहुंच जाएगा। बोलो। तो हमने अनुनय के माध्यम से लोगों को क्या किया? कि बोलो क्या किया? जागरूक किया। तो जन सहभागिता बढ़ी, और जन सहभागिता बढ़ी तो वो कार्यक्रम क्या हो गया? सफल हो गया। तो कोई भी सरकारी कार्यक्रम को सफल बनाना है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम, तो सबसे पहले क्या करो? एक तरीका यह है, क्या करो? लोगों को समझाओ, बुझाओ। ये सुनो, और समझाने बुझाने क्रम ये सब कर सकते हो। फिर क्या करो? जागरूकता पैदा करो। जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे उपाय। और फिर क्या होगी? कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब जनता की उसमें क्या हो? जन सहभागिता बढ़ जाएगी तो कार्यक्रम। और विश्व का एक सफल, सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम कौन? इससे बड़ा कोई सफल कार्यक्रम आज तक विश्व में नहीं हुआ है। एक दिन में करोड़ों बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के, था ना? कौन सा नारा है? 2 बूंद पोलियो के। अरे बोलो, 2 बूंद जिंदगी के, था ना? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? अनुनय किया। क्या किया? अनुनय किया। तो अनुनय जो है, समाज में परिवर्तन लाने में, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, जितने सरकारी कार्यक्रम हैं उनको सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कौन? तो अनुनय में इसको लिख सकते हो। अनुनय में देखो, आप पोलियो उन्मूलन को लिख सकते हो, आप सरदार पटेल को लिख सकते हो। पटेल साहब ने देसी रियासतों से क्या किया? क्या किया? उनको समझाया और थोड़ा लोभ भी दिया। अरे बोलो ये सुनो, और थोड़ा सा भय भी पैदा किया। किया कि नहीं किया? दंड का भी, कि दंड भी देंगे। तो कुछ लोग लोभ के कारण, कुछ लोग, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, मनोवृत्ति परिवर्तन। पहले था उनका विचार कुछ और था, पसंद कुछ और कर रहे थे, आचरण कुछ और करने के मूड में थे। इन्होंने अपना लिया कौन सी पद्धति? बोलो कौन सी पद्धति? अनुनय। तो अगर कहा जाए, तो अगर सरदार पटेल की एक बहुत अच्छी क्षमता क्या थी? अनुनय की क्षमता। जानदार ये क्षमता, समझाने बुझाने की शैली अद्भुत थी। समझा बुझा के सेट कर दिया उन्होंने, और अखंड भारत का निर्माण कर। बोलो जम्हाई आ रही है ना? जम्हाई आ रही है इसको। अभी उम्र ज्यादा नहीं होगी, थकावट हो गई है। तो 1.5 घंटे पढ़े हो, और ये इथिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने में क्या हाल होगा? नींद ही आ जाएगी फिर तो, है? और सीसेट का नाम सुनते ही फिर तो लगेगा कि इस साल नहीं देते, अगले साल दे लेंगे, अगले साल आसान हो जाएगा। ठीक है। अरे बोलो, कुछ ले लिया करो। समझ में आया? बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसे ना बना रहता है कि वहां 3 घंटे बैठ के लिखना होता है। कितने घंटे? कई लोग जिंदगी में संयोगवश पीटी पास कर लेते हैं, और पहली बार जिंदगी में 3 घंटा वहीं शांति से बैठता है, मजबूरी में। उसके पहले कभी आदत ही नहीं थी 3 घंटा ठीक से बैठ ले। 3 घंटे की उनकी सीटिंग नहीं रहती है।
और चाहते हैं कि हम पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाए। ऐसा थोड़ी होगा। आपकी 4-4 घंटे तक लगातार सिटिंग की आदत होनी चाहिए, तब जाके 3 घंटा वहां ठीक से सरवाइव करोगे। बोलो। तो यहां तो आधे घंटे में उठ के भागेंगे, 10-10 मिनट में मोबाइल चेक करेंगे कॉल क्यों नहीं आ रहा है, इतने वीआईपी पर्सन है, कोई याद क्यों नहीं कर रहा। मान लेता है कि बहुत वीआईपी टाइप के हम हैं, कोई कॉल आना चाहिए। उनको डाउट हो जाता है, बंद करके ऑफ करके देखता है। अरे बोलो कि 1 घंटे से कॉल क्यों नहीं आया है। आईएएस की तैयारी जारी है। पंचवर्षीय योजना बननी तय है। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना में विकास की रफ्तार बहुत अच्छी, 1 वर्षीय में ज्यादा अच्छा था। 1 वर्षीय में ज्यादा था कि पंचवर्षीय में? फंडा क्लियर है। तो डिपेंड करता है कौन सी योजना बना रहे हो। कौन सी योजना? पंचवर्षीय है ना? बोलो लिख लिया, बोलो लिख लिया। यह है अनुनय। क्या है? अनुनय। आप लिख लो। अनुनय मनोवर्ती परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान देना, माध्यम है या कारक है, कुछ भी लिख सकते हो, पहला चेंज करके लिख लोगे। अनुनय की प्रक्रिया में, अनुनय की प्रक्रिया में दंड का भय, दंड का भय, खुशहाली का सपना, खुशहाली का सपना दिखाता है कि खुशहाल रहोगे, खुशहाली का सपना, चेतावनी, सुखी जीवन की आस, सुखी जीवन की आस आदि को दिखाकर जागरूकता पैदा की जाती है। कर्तव्य बोध कराया जाता है। संभावित परिणामों के प्रति कर्तव्य बोध कराया जाता है। संभावित परिणामों के प्रति सचेत किया जाता है। परिणामों के प्रति सचेत किया जाता है। और इस प्रकार अभिवृत्ति में, और इस प्रकार अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। चेंज कर लीजिए। भारत में पोलियो निवारण हेतु, पोलियो निवारण हेतु व्यापक स्तर पर अनुनय का सहारा लिया गया। व्यापक स्तर पर इसका सहारा लिया गया, अनुनय का सहारा लिया गया। इससे लोगों में जागरूकता आई, उनकी मानसिकता परिवर्तित हुई। परिणाम स्वरूप व्यापक जन भागीदारी हुई। परिणाम स्वरूप व्यापक जन भागीदारी हुई। यह कार्यक्रम सफल रहा, यह कार्यक्रम सफल रहा। अब जैसे पाकिस्तान में देख लो, जब पोलियो का ड्रॉप पिलाने वाले जाते हैं, कई बार उसी को मार देते हैं। इनके भीतर बहुत जागरूकता नहीं, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं हुई, बहुत बड़े पैमाने पर उसको बहुत बताया नहीं गया।
अचानक भेज दिया गया कि 2 बूंद जिंदगी के पिलाने के लिए आ रहे हैं तो उनको लगा गलत चीज पिला रहे हैं सब, गाँव गाँव उसी को मार देते हैं। कई बार कई जगहों पे ऐसी खबरें आई हैं। कहां पे? पाकिस्तान में, कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हो। देखो, एक पोलियो उन्मूलन में लिख सकते हो। एग्जाम्पल जब अनुनय लिखना हो तो एग्जाम्पल देकर लिखोगे। एक एग्जाम्पल लिख दोगे पोलियो का, एक एग्जाम्पल लिख लोगे सरदार पटेल का। अभी पीछे आप देखोगे तो जैसे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का भी पीछे ऐड आता था कि आप अपना इनकम टैक्स और जो सर्विस टैक्स पीछे आता था विज्ञापन कुछ वर्ष पहले। अभी वो विज्ञापन नहीं आ रहा। उसमें दिखाता था कि एक आदमी टैक्स की खूब चोरी कर रहा है और उसके घर में शादी का जश्न मन रहा है, लोग पैसे को उड़ा रहे हैं, खूब भव्यता है। और दूसरे साइड में पति पत्नी बात कर रहे हैं कि वो भाई टैक्स हम लोग इतना जमा करते हैं और हम लोग इतना लाइविश लाइफ नहीं जीते, ये देखो पैसे को खूब उड़ाया जा रहा है। दोनों कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं कि टैक्स को बचाए हुए हैं कि भाई हम लोगों का वाइट का पैसा है। अचानक यहाँ रेड पड़ता है कि भाई ब्लैक मनी का एक टैक्स चोरी हुई है बहुत बड़े पैमाने पे, उस पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ हाहाकार मच जाता है। तो फिर दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि हम लोगों का जीवन ज्यादा शांतिपूर्वक है, ज्यादा आनंदित है। हमेशा कोई डंडा हमारे सर पे लटक, हम लोग भय रहित होकर जीवन जी सकते हैं। कब? जब टैक्स समय पर चुका दें। बोलो। तो सरकार बताती है कि अगर टैक्स चुका दिए हो तो आपके जीवन में शांति है। यस और नो? कोई तनाव नहीं है। और नहीं अगर चुका रहे हो तो कभी भी डंडा गिर सकता है। तो भय पैदा हो रहा है। यस और नो? तो यह भी किसका पार्ट है? परसुएशन का। किसका पार्ट है? सरकार परसुएड कर रही है कि समझ लो, खुशहाली का सपना भी दिखा रही है और दंड का। ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है कि आप बहुत उछल कूद कर रहे हो, खुशी खुशी माहौल है घर में, अचानक पड़ जाए रेड। बोलो, संभव है कि नहीं है? तो ऐसा करके सामने वाले की मनोवृत्ति का परिवर्तन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? और ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अनुनय। क्या बोलेंगे? अनुनय। कि भाई आप समय पे अपना टैक्स जमा कर दो तो बड़ा शांति और आनंद के सुकून के साथ जिंदगी जियोगे। अब नहीं जमा कर रहे हो तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर? तो अनुनय के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और सवाल जब पूछा इसी अंदाज में पूछा है कि स्वच्छ भारत अभियान में अनुनय कैसे मददगार है। स्वच्छ भारत अभियान में कैसे मददगार है? हमने समझाया बुझाया है कि नहीं? हमने कहा कि ज्यादा गंदगी बढ़ेगी, खुद का जीवन तुम्हारा दुभर हो जाएगा, कठिनाई में पड़ जाओगे। तो दंडित थोड़ा भय पैदा कर दें। बोलो। अब बोल रहे कि अगर स्वच्छता बढ़ाओगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी। ये सोनो। बहुत गंदगी फैलाओगे, पर्यावरण संकट हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ये सोनो। कुल मिलाकर क्या होगा? अब पिघलेंगे नहीं, खिसक भी सकते हैं। एक तो पिघल के वापस पिघलना और दूसरा खिसक के नीचे आ गया तो और कठिनाई पैदा करेगा। पिघलने से भी दिक्कत होगी और खिसकने से भी दिक्कत होगी। दोनों चीजें हो रही हैं ग्लेशियर के साथ। कुल मिलाकर जीवन संकट में आ सकता है। बोलो, आ सकता है कि नहीं? तुम ऐसा करके जागृति पैदा कर सकते हो। सवाल पूछा है ना, स्वच्छ भारत अभियान को जोड़ रहा है एथिक्स में। तो आप अगर जब पेपर पढ़ो तो इन चीजों को ठीक से पढ़ लो कि देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। ये चीजें हो सकती हैं, आप इसको लिख सकते हो। आप लिख लो। क्या लिख लोगे? सरदार पटेल लिख लियो। क्लियर? और देखो, अनुनय करने क्रम में ये सब अनुनय जो आप समझाते बुझाते हो, समझाना बुझाना क्या है? सारे लोग बोलो, क्या लिखे हो? या अनुनय करना। आपका समझाना बुझाना कितना प्रभावी हो सकता है, ये कई बातों पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति समझा रहा है, किसे समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। इस सब का इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई
जिसको आप मान लो बहुत आदर्श मानते, वो व्यक्ति समझाएगा तो आप जल्दी मान लोगे, ये सोनो। और किसे समझाया जा रहा है? मान लो अगर ग्रामीण जनता को समझाना है और आप इंग्लिश पेपर में विज्ञापन डालो समझाने के लिए, तो थोड़े समझ पाएगी। आप रेडियो पे प्रसारित करोगे, ये सुनो, स्थानीय भाषा में बताओगे तो जनता जल्दी जान लेगी। तो समझाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप को समझाया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, और नहीं तो अनुनय का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो समझाते वक्त ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, नोट कर लोगे। अनुनय के संदर्भ में महत्वपूर्ण कुछ बातें, महत्वपूर्ण पक्ष। पहला पॉइंट, कौन समझा रहा है? कौन समझा रहा है? इसके सामने लिख लो, विश्वसनीय व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, विश्वसनीय, प्रभावशाली, विशेषज्ञ, रोल मॉडल, रोल मॉडल। आप जिसको रोल मॉडल मानते हो वो अगर समझा रहा हो तो जल्दी बात मानोगे। अगर कोई विशेषज्ञ कोई बात कह रहा है तो आप जल्दी बात मानोगे। कोई विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसकी बात को वो समझाएगा तो हम जल्दी मान लेंगे। तो अनुनय इस बात पर निर्भर करता है कि कौन समझा रहा है। क्लियर? तो अगर समझाने वाला व्यक्ति ऐसा हो तो बातों को हम जल्दी मानेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, कैसे समझाया जाए? कैसे समझाया जाए? तो रेडियो है, टीवी है, फिल्म है, विज्ञापन है, समाचार पत्र है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और तीसरा, किसे समझाया जा रहा है? तीसरा, किसे समझाया जा रहा है? तो जैसे ग्रामीण जनता हो सकती है, शहरी लोग हो सकते हैं, बच्चे एवं महिलाएं, बच्चे एवं महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, और नेक्स्ट कर लोगे। ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है, कौन समझा रहा है, किसे समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। कैसे समझाने में वो सब भी लिख सकते हो, स्थानीय भाषा नोट कर लोगे। अगर ग्रामीण जनता है तो स्थानीय भाषा में समझाओगे, रेडियो आदि की मदद लोगे, ये सुनो। और ये लिख लोगे, समझाने के क्रम में, समझाने के क्रम में सूचना या संदेश का सूचना या संदेश का प्रामाणिक, प्रभावी, तार्किक एवं आकर्षक होना चाहिए। जो आप समझा रहे हो आकर्षक तरीके से समझाओ, प्रभावी तरीके से समझाओ तो बेहतर होगा। यह है समझाना बुझाना। क्या है? इसमें हम खुशहाली का सपना भी दिखाते हैं, भय भी पैदा करते हैं, तथ्य भी देते हैं, तर्क भी देते हैं। सामने वाले को समझ में आता है कि अरे इतना तर्क देकर समझाया जा रहा है, ये सुनो। तो हम इस तरीके से सामने वाले के विचार को, विश्वास को, पसंद को, नापसंद को और उसके व्यवहार को बदल। तो अनुनय मनोवृत्ति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है।
अनुनय के माध्यम से हम लोगों की अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। क्या करते हैं? बदल सकते हैं, ध्यान रखना। और सामाजिक समस्याओं के निस्तारण में अनुनय की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर? बोलो क्लियर। ध्यान रखना। ये दूसरा टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। सेकंड नंबर का टॉपिक जो कि अभिवृत्ति है। प्रिंटेड नोट्स में कई सारी चीजें डिटेल से दी गई हैं, जैसे अभिवृत्ति और विश्वास में क्या अंतर है, अभिवृत्ति और मत में क्या अंतर है, अभिवृत्ति और मूल्य में क्या अंतर है। ऐसे सवाल यूपी पीसीएस में या अन्य दूसरी जगह पूछे जा सकते हैं। आप एक राउंड पढ़ सकते हो, देख लो एक बार, है वहां डिवीजन करके लिखा गया होगा, ध्यान देना। अभिवृत्ति और विश्वास में अंतर, अभिवृत्ति और मूल्य, इसमें नहीं। एक और नोट्स में, हाँ उसमें है, देख लो, है, देखो, कंफर्म करो। क्लियर है? अच्छा, वो मिल जाएगा। एक तो अब बात कर लो वहां से, क्वेश्चन पेपर मंगा लो आप अभी बात करके। ये क्या लिख रहा है, इसकी अपनी दशा है। कैरियर ऐसा चुनो, इसको सबसे बड़ी समस्या, इसको शादी की चिंता सता रही है। कैरियर ऐसा चुनो कि सबकी शादी हो जाए, इसको डाउट है अपनी शादी पे, और सिलेबस भी खत्म ना हो। क्या लिख रहा है? दोनों लाइन में कोई आपसी तालमेल नहीं है। अच्छा, PYQ मिल जाएगा। अराजकतावाद और प्रक्रियावाद, ये सब इसमें क्यों जाओगे? एनार्किज्म का संदर्भ, गांधी भी एनार्किज्म, एनार्किस्ट एनार्किज्म को सपोर्ट करते हैं। अहिंसक अराजकतावादी हैं, उधर में हिंसक अराजकतावादी भी हैं, बाकुनिन, क्रपोटकिन आदि। ये पूछ रहा है सर, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और केजीएस में कोई महिला अध्यापक क्यों नहीं है? अच्छी बात है, दूसरे दूसरे फील्ड में है, दूसरे फील्ड में है, और कितना गहन सवाल पूछ रहा है। इसको महिला अध्यापक से पढ़ना है। बोल रहे कि सर आप जब लिखवाएं तो कृपया धीरे धीरे बोलें, लिख नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे बोलेंगे तो सुन नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे तो लिख नहीं पाओगे, तो तुम मुझे गलत सलाह दे रहे हो, गलत सलाह दे रहे हैं ना। धीरे बोलेंगे तो दिक्कत। नैतिक आदर्शवादी मूल्य को क्या समाजवादी मूल्य, ऐसा आउटराइटली कैसे कह दोगे? दोनों को एक ऐसा नहीं कि जोड़ दोगे। समाजवाद के अपने प्लस पॉइंट है, मगर अपनी कमियां भी तो है समाजवाद की। सब जगह अगर मान लो समाजवाद का जो सबसे, देखो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दो शब्दों को तो खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये दो शब्द ना आपको पॉलिटी समझने में मदद देते हैं, इकोनॉमिक्स समझने में मदद देंगे, और अगर पूरे पूरे सिनारियों को समझना हो ना, किस दिशा में विकास हो रहा है, इस दो शब्दों को डिटेल से जानना जरूरी होता है। और संक्षेप में ध्यान, इसके बहुत सारे चरण हैं। उदारवाद का जो प्रबल रूप, जो सबसे केंद्रीय मूल्य है, वो स्वतंत्रता है, और समाजवाद सबसे ज्यादा बल देता है किस पे? इसका केंद्रीय मूल्य समानता है। और ये दो सबसे प्रबल विचारधाराएं हैं। आप जितना पॉलिटिकल सिस्टम को समझोगे, जितनी अर्थव्यवस्था को समझोगे, सब में ये दो चीजें काम कर रही हैं, उदारवाद और विशुद्ध। उदारवाद लोगे तो दिक्कत है, विशुद्ध समाजवाद लोगे तो दिक्कत है।
अगर समानता चाहते हो पूरी तरीके से तो स्वतंत्रता पे प्रहार होना तय है, और पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ोगे लोगों को तो विषमता पक्की बढ़ेगी, बढ़नी तय है। क्योंकि अगर सबको स्वतंत्र छोड़ दो तो हमारी क्षमता लोगों की अलग अलग है, आपकी क्षमता, दूसरे की क्षमता, तीसरे की क्षमता, तो सबको अगर फ्री छोड़ते हो तो ये बोलो सबकी योग्यता एक समान है क्या? कोई ज्यादा योग्य है, कोई बोलो है कि नहीं है समाज में? जो योग्य होगा आगे बढ़ेगा, जो अयोग्य होगा तो क्या होगा? समानता बढ़ेगी घटेगी? तो इसको अगर मानोगे तो इस पे प्रहार होगा। और आप चाहते हो समानता लाना कि भाई किसी भी स्तर पे, इसका मतलब आप सामने वाले की स्वतंत्रता को क्या कर रहे हो? सीमित कर रहे हो, प्रतिबंध लगाओगे। तो बोलो लगाओगे ना, तो दोनों विशुद्ध रूप से चलोगे तो कठिनाई है, इसलिए दोनों में तालमेल है। हमने लोगों को स्वतंत्र, भारत में दोनों की स्थिति है, ध्यान रखना। तो पहले सुन तो लो, एक तो थॉट पढ़ा रहा हूं और ये अपनी दुनिया में मगन है, अलग ही दुनिया की। क्या मतलब है थॉट पढ़ने से? ये सब ऐसे पढ़ने से थोड़ी समझ में आएगा, ऊपर से हमेशा निकलता रहेगा, हवा नहीं लगेगा। पूरी तैयारी करने के बाद बेसिक सवाल पूछ दिया जाए, फंस जाएगा उसी में ही, तुरंत लग जाता है कि इसने पढ़ा ठीक से नहीं है। भारत में क्या है, उदारवाद भी है, पूंजीपतियों को स्वतंत्रता मिली है कि नहीं? इतना कमाना, इतना कमा लो, कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा कमा लो। आप अपना इनकम अगर मान लो 5 लाख है, 10 लाख कर लो, कोई दिक्कत है? और मेहनत करो, 50 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, कोई दिक्कत है? स्वतंत्रता दी गई। मगर अगर ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स भी लगाते जाएंगे, आपको टैक्स लगा के थोड़ा सा नीचे भी उतार देंगे, और नीचे वाले को थोड़ा सा क्या लाएंगे? तो जो खाई बढ़ी हुई है उसको दूर कर दें, कम करें, गैप को भरें। तो कई बार लोग जो ज्यादा टैक्स देता है आक्षेप करता है कि भाई मैं देता हूं इतना टैक्स, तुम उसका दूसरे दिशा में बर्बाद कर रहे हो। अभी भारत ने जब अटैक किया तो कई जो टैक्स पेयर थे बड़े खुश थे कि आज पता चला मेरे टैक्स का अच्छा सा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत लोग खुश थे, इस बात को खुश थे, बोलो। मगर अगर उस टैक्स के पैसे को अनाप शनाप तरीके से कुछ किया जा रहा हो तो उसको भी दुख होता है कि मैं इतना मेहनत करके इतना टैक्स दे रहा हूं और हमारे लिए कोई भी विशिष्ट सुविधा नहीं है। भारत में आप देखो कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि टैक्स का, यहां पे टैक्स बहुत है। अभी अमेरिका को देखो क्या कर रहा है, आओ यहां पे टैक्स फ्री कर देंगे, एकदम मिनिमम टैक्स लगाएंगे। पूरे वर्ल्ड के पूंजीपतियों को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आओ यहां पे प्रोडक्शन करो, मैं तुम्हारे पर टैक्स, वर्ल्ड में सबसे कम टैक्स लगाएंगे। बोलो, भारत में स्थिति अलग है, क्लियर है? तो बोलो क्लियर है। और जो टैक्स पेयर है उनको ऐसा नहीं कोई विशिष्ट सुविधा सरकार दे रही है कि भाई आपको ये सुविधा दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा ये काम आसानी से हो जाए, उनको भी उसी प्रक्रिया से हर एक जगह गुजरना होता है। तो उसके साथ भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अन्याय हो रहा है, बोलो, या उनकी सहमति से टैक्स पेयर का पैसा खर्च होना चाहिए, बोलो, हो सकता है कि नहीं? तो जैसे हो सकता है कि बड़े बड़े पूंजीपति कहां शिफ्ट होने का प्रयास करें, अभी ऐसा देखना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ट्रंप महोदय है बिजनेसमैन आदमी, खुला ऑफर दे डाला है, पहले तो तहलका मचाया पूरे विश्व में, टैरिफ का खेल, अब बोले कि आ जाओ, धमकाया ज्यादा है, बोलो, और बाद में मान भी ले रहे हैं। तो ये सब अनुपालन की प्रक्रिया है, सब अनुनय ही है, बोलो, सब क्या है? एक साइड में भय भी दिखा रहे हैं और दूसरे साइड में बोले कि आ जाओगे ना तो खुशहाल रहोगे, तो बोलो ये सुनो, और नहीं दूसरी जगह रहोगे तो दंड के लिए भयभीत रहो, सेफ रहना है तो आ जाओ। और देखना बड़े पैमाने पे लोग मूव कर सकते हैं, कहां पे? ये अनुनय की ही तो बात है। अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखो तो आपको समझ में आएगा, स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, बोलो, और भारतीय संदर्भ में क्या है, स्वतंत्रता भी है और ये दोनों आदर्श हमारे इसमें प्रस्तावना में है कि नहीं है? हम दोनों की स्थिति, हम विशुद्ध उदारवादी भी नहीं है और विशुद्ध है क्या, नहीं है, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, बोलो। ये
ये दोनों तालमेल, इन दोनों थॉट को डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आएगा अच्छे से, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको गवर्नेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा शब्द समझने से? ये बेसिकली पढ़ना चाहिए आपको पॉलिटी के भीतर। वहां एक बार पढ़ लोगे डिटेल में इसके डिफरेंट फॉर्म्स, तो फिर आपको आसानी हो। इवन इकोनॉमिक्स को ठीक से समझने के लिए आपको इस चीज को लेकर चलना आवश्यक है। बोलो, इन शब्दों को ठीक से पढ़ लो आप, ये आपकी जरूरत है, तो आपका सोचने का जो दायरा है ना विस्तारित होगा इस शब्द को समझने से। ध्यान रखना, समाजवादी मूल्य, दहेज लेना पाप है, तो एलिमोनी लेना क्यों पाप नहीं है? दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? अब तुम्हारा तर्क है, तुमको तर्क नहीं देंगे। सामने वाले को जमीन बिचवा लो और दहेज ले लो, है? सामने वाला जमीन बेच के आपको दहेज दे दे, पहले ये देखो दहेज के लायक हो कि नहीं हो। पहले तो शादी के बारे में सोचो, दहेज के बारे में बाद में सोचना। पहले शादी होगी तब तो दहेज होगा। वैसे भी लिंगानुपात ठीक नहीं है। अभी लिंगानुपात की क्या दशा है? 1000 पे कितने कितने 947 943 का मतलब हो गया कि 57 लोग 100 में ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई नहीं है। 57 100 में 57 ऐसी दशा है, तो औसत ठीक है नहीं। तो अपना सोचो कि शादी होगी कि नहीं हो, कहीं 57 वाले में तो नहीं हो। टॉपिक 2 का मिल जाएगा। कहां पे फिर से रिपोर्ट देख लेना अच्छे से। देखो, आत्मसातीकरण में धर्म परिवर्तन का भी एक संदर्भ बनता है कि लोग कई बार ऐसे संगठन में आके इसे प्रभावित होकर पूरी तरह से चेंज कर जाते हैं। वो भी एक सामाजिक प्रभाव का तरीका है। गांधी जैसे लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं, कहते सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं, सभी धर्मों में कमियां हैं, कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है। तो हमें अपने धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए और दूसरे धर्म की अच्छाइयों में भागीदार होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो गांधी में देख लेंगे। अनेकतावाद के मूल्यों को, अनेकतावाद का क्या बोल रहे हो? बहुलतावाद बोल रहे हो? क्या पूछ रहे हो? भारत की जो संस्कृति है बहुलतावादी है। यहाँ नाना प्रकार के जाति के लोग हैं, नाना प्रकार के धर्म के लोग हैं, है कि नहीं है? विश्व में कुल 8 धर्म है, 8 महत्वपूर्ण धर्म। 8 धर्मों के लोग कहां निवास करते हैं? ये बहुलतावादी है, धार्मिक बहुलतावादी है कि नहीं है? 4 धर्म तो यहीं पैदा हुए हैं, 4 बाहर से आए हैं, 4 पैदा हुए हैं। 4 की जननी भारत है। 4 की जननी कौन है? कौन कौन से? तो 8 प्रमुख धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं भाई, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। 4 की तो जननी यही पैदाइश हुई है। बोलो, तो टोटल 8 धर्मों के लोग बहुलतावादी हैं। ये तो पढ़ोगे, आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है। बहुलतावाद, भारत एक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुलतावादी देश है। विभिन्न धर्मों के लोग यहां ठीक है। इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, तो कहा जाता है भारत में विविधता में एकता है। आपको विविधता का सम्मान करना चाहिए। विविधता भारत की एक विशिष्टता है, मगर विविधता में भी क्या है? एकता है। हमने इस टॉपिक को, मुझे लग रहा था कि बिहार में कहीं ये सवाल न बन जाए। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, इस टॉपिक को 2 घंटे मैंने डिस्कस कराया है, और आगे कोई ना कोई टॉपिक बन सकता है। हमारे निबंध की एक कक्षा का टॉपिक यही रहा है, भारतीय संस्कृति विविधता में
मुझे लग रहा था कि ये जो कुंभ हुआ है तो कुंभ में विविधता में एकता के दर्शन हुए हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा बोलने वाले एक जगह इकट्ठे थे, एक साथ डुबकी लगा रहे थे, विविधता भी थी। और तो मुझे लग रहा था कि बिहार में कहीं सवाल न बन जाए, हो सकता है यूपी पीसीएस में दिख जाए और हो सकता है थोड़ा बदले हुए रूप में आईएएस में दिख जाए। तो अगर आपने कोई टॉपिक खूब डिटेल से पढ़ रखा है 2 घंटे तक, इतने आयाम मिल जाते हैं, खेल सकते हो। जिस टॉपिक को मैंने अभी अलग से करा रखा था, ये बीपीएससी पढ़ाते वक्त, अभी आईएएस का मैंने पढ़ाया निबंध, तो उसमें भी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था। कोई ना कोई सवाल बन सकता है भारतीय संस्कृति पे, ये ध्यान रखना, और बहुलतावाद की स्थिति उसमें स्पष्ट हो जाएगी। तो डाइवर्सिटी की बात यहां पे देखोगे, अभी एथिक्स में नहीं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पर देख लें आज, या फ्रेश तरीके से देखेंगे। अब टॉपिक नंबर जो 3 है, कोई सवाल है तो पूछ लो, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आप ना उनको बुलाओ, जला उनको बोलो एक तो क्वेश्चन बैंक पूछ लेना, टॉपिक सारे क्वेश्चन मंगा लो ना, उनको दे देंगे वो। देखो अभी आ जाएगा। देखो प्रशासन में तर्क संगत निर्णय लेने के लिए इनपुट, ये आईएएस में शायद सवाल पूछा गया है, एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। तो ध्यान देना, एआई का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्रशासन में भी प्रयोग कर रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र में भी प्रयोग होने लगा है। तो एक बहस अभी भी जारी है कि एआई का प्रयोग कहां तक प्रासंगिक है, क्योंकि एआई ना भावनाओं को नहीं देखता, संवेगों को नहीं देखेगा, केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय देगा। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक, तो हम फैक्ट चेक आदि के मामले में ले सकते हैं मदद, कि फैक्ट सही है कि गलत है। आज फैक्ट चेक के मामले में हम खूब एआई की मदद ले रहे हैं। आपको कोई गलत तथ्य बताया जा रहा है, कोई गलत जानकारी दी जा रही है, तुम चेक कर सकते हो। कोई गलत फोटो दिखा के बोला जा रहा है कि ये फोटो अभी युद्ध का है, आप एआई से पूछ सकते हो ये फोटो पहले कहीं पब्लिश हुआ है क्या, तो आपको जानकारी मिल सकती है फैक्ट चेक की। तो फैक्ट चेक मामले में हम लोग ले सकते हैं मदद। क्लियर है? इसको अलग से देख लेंगे, अभी ध्यान रखना। और ये अपने लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी पीछे हमने ये पढ़ाया था टॉपिक, एआई वरदान है कि अभिशाप है। पूरी एक कक्षा हुई है हमारी। और अभी केजीएस में जो खान साहब एक जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ाया वो टकराया, उसमें सबसे पहले मेरा ही बोला हुआ कथन आ रहा है, एआई वरदान है कि अभिशाप है। यही इसी पर निबंध मैंने पढ़ा रखा था, टॉपिक यही दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान है कि अभिशाप है, और सीधे सवाल बना है, डिट्टो वही सवाल। अभी एक और सवाल रहा है, वो भी आ जाएगा केजीएस की तरफ से, जैसी करनी वैसी, बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं पढ़ा रहा हूं, जैसी करनी वैसी, 100 नंबर का सवाल है। ये 2.5 लाख वाले कोचिंग का लल जाता ना, ये सब गांव गांव पहुंच जाते, एक एक लड़कों को बता देते, इतना खर्च कर देते, बताते कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ लड़ गया है। 2023 में आईएएस का सीधा लड़ा था। अब केजीएस के प्लेटफॉर्म पे जाकर देखोगे, हमने मेंस एग्जाम से 4 दिन पहले क्लास लिया था, केवल मेंस वालों को ध्यान में रखकर, भाई मेंस एग्जाम से पहले के अंतिम टिप्स। और उसमें मैंने एक निबंध पढ़ाया था, सभी भटकने वाले को, उसको एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ाया। कई लोगों ने, दूसरे जो कोचिंग के जो बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने निगेटिव कमेंट किया था कि अब 4 दिन पहले पढ़ाने से क्या होता है। अब पता चलता है कि सीधा सीधा सवाल 125 नंबर का सवाल था, 125 मार्क्स। और ऐसा नहीं था कि उस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गेस किया हो, कि बहुत जगहों पे उसको गेस करके पढ़ाया गया और हमने भी वो गेस को कर दिया। हमने क्लास में उसको डिस्कस किया है। आप कभी सुनना कि उसको पढ़ाते वक्त मैंने कम से कम 3-4 बार
ये बोल भी रहा हूं कि ऐसा सवाल पूछ सकता है, और संयोग देखो वैसा सवाल आ गया, बोलो। तो ये देखो, कभी कभी ये महज संयोग है। मैं भी सतर्क रहता हूं, खुले दिमाग से चीजों को देखता हूं कि कहां पे क्या परिवर्तन हो रहा है। कोई चीज अपने को स्ट्राइक की, लगा कि संभव ये पूछा जाए, और मैंने डिस्कस करा दिया, संयोग से वो सवाल आ गया। क्लियर? वो तो साक्ष्य है ना, क्योंकि यूट्यूब पे आप डेट को चेंज नहीं कर सकते हो। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में अंतर जो है ना, ये प्रिंटेड नोट्स में दे रखा हूं मैंने। जो डिक्शनरी पढ़ोगे, और रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह दोनों पढ़ लेना, दिक्कत होगी तो चर्चा कर देंगे। ये सवाल एमपी पीसीएस में पूछा गया है, ध्यान रखना। एमपी से हो, एमपी में पूछा गया, प्रिंटेड नोट्स में मैंने दे रखा है अलग से, वो है पीडीएफ को दिया हुआ है मैंने, उसमें बता रखा है, आप उसको रीड कर लोगे। डिक्शनरी में भी है, और हमने जो मेन नोट्स है उसमें भी दे रखा है, दोनों जगहों पे है, रीड करना। दिक्कत होगी तो कर लेंगे। उधर से जिंदाबाद कर रहा, इधर में सर पकड़ रही है। सर कई बार न्यूज में आ चुका है कि नकली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। नकली शराब से, नकली नहीं, जहरीली शराब से। कौन शराब से? नकली मत बोलो, जहरीली बोलो। क्या हम शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें? देखो, पूर्णतः प्रतिबंध लगाना एक, ये जो इस टाइप के जो काम करने वाले हैं उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो कई जगहों पे लोग बनाने की विधि जानते हैं। गांव में कोई बना के बेच देगा, कैसे जान पाओगे? और अगर आपने मान लो शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया भारत में, क्या विदेशी पर्यटक आएंगे क्या? उनकी आदत का पार्ट है, कैसे रोकोगे उनको? कहेगा कि यहां पे व्यवस्था नहीं है। बोलो, आज बिहार में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या घटी है, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था बीच में। वो कहेगा कि रुकेगा दूसरी जगह घूमने के लिए आया, फिर किसी सीमावर्ती स्टेट में जाकर रुक जाएगा। लोकल टूरिस्ट तो बढ़े हैं, देखना पड़ेगा क्या इस पे रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी संख्या पे कुछ असर पड़ा, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, ध्यान दो। तो आपको कई चीजों को देखना पड़ता है, फिर बहुत सारा टैक्स की भी स्थिति है। ये रोकना नकली शराब को है, ये जहरीली शराब है, ऐसा उपाय ना हो। क्या चीज मिलाते हैं? मिथाइल। इतनी गहन जानकारी मुझे नहीं है, मिलाते क्या है, मुझे इतनी गहन। आज का न्यूज है, अच्छी बात है। क्या चीज? बहुत सारा असर पड़ेगा। गुजरात में बंद है, गुजरात में शराब प्रतिबंधित है। तो गुजरात से एक फ्लाइट अभी जा रहा था विदेश, अभी कोई वहां से एक नई फ्लाइट शुरू की गई, अभी रिपोर्ट पढ़ना, पेपर पढ़ना, वहां प्रतिबंधित है। कहां पे? गुजरात में, बिहार में भी बैन है शराब। बोलो, वहां से अभी एक फ्लाइट की शुरुआत हुई विदेश जाने के लिए। तो जब वहां पे बैठे, वहां के जो गुजरात के लोग होंगे, वो जब बैठे तो उस विमान में जितना शराब था सब उन लोगों ने डकार लिया, चलते विमान में पी गए। शराब सर्व किया जाता है, कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये वाइन भी सर्व किया जाता है। तो इतने दिन की भूख थी, भाई प्रतिबंध करने से उनकी मानसिकता बदली क्या? उनकी मनोवृत्ति बदल गई क्या? विचार बदला क्या? पसंद बदली क्या? मौका मिला तो जम के पूरा विमान का शराब खत्म कर दिया, स्टॉक लेके चलता है विमान है। अभी देखोगे रिपोर्ट, वो न्यूज में आया था कि ये देखो क्या स्थिति है। तो बैन करने से क्या मनोवृत्ति बदली? बदली क्या? और ये दशा हो गई उस विमान की। आप उसका पेपर में रिपोर्ट छपा कि लोगों ने पूरे शराब का जो उसका स्टॉक था विमान का, पूरे विमान का स्टॉक फिनिश कर दिया। डिमांड होने लगा कि और चाहिए। आप रिपोर्ट पढ़ना, पेपर में रिपोर्ट था।
अब मान लो कितनी विडंबना है कानून की कि आप 1 मीटर इधर पियो तो गलत नहीं है और 1 मीटर इधर गुजर के पी लिए तो सही है। इधर में क्राइम है, अपराध है, उधर में मान लो बॉर्डर पे कोई बॉर्डर पे चला जाए जहां पे लिखा हो यूपी की सीमा प्रारंभ, यूपी की सीमा प्रारंभ, बिहार की सीमा समाप्त, और कोई उधर में खिसक के दो बोतल पी रहा हो, कुछ अंतर है, इधर में खिसक गया तो अपराध हो गया। ये कानून की विडंबना को दर्शाता है। बोलो, जब तक एकरूपता नहीं रहेगी कैसे आप नियंत्रण पूरी तरह से लगा पाओगे? और कई लोग ऐसा फोटो डालते हैं सेल्फी लेकर, यूपी की सीमा प्रारंभ, बिहार सरकार मेरा क्या बिगाड़ लेगी, बिहार सरकार को चैलेंज दे देते हैं सब। ऐसे तेज तर्रार भी लोग हैं, फेसबुक पे अपना अपडेट करते हैं कि बिहार की सीमा समाप्त, और हाथ में लिए हुए है बोतल। समझ में आया? अरे बोलो, ऐसे कई लोग डालते हैं। देखो, जहां कॉग्निशन शब्द आएगा वहां मतलब ज्ञान है। क्या है? कॉग्निशन का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष है, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो अगर समाज के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या समझ है, आप कैसा समाज चाहते हो, आपका क्या मत है, वो उससे कनेक्ट कर लोगे। बोलो, कॉग्निशन आया, इसका मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, विचार, विश्वास, समझ, ज्ञान, ये सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है। क्लियर? हमारे भीतर तीनों पक्ष प्रबल है। हम लोगों के भीतर कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। एक ज्ञान वाला पक्ष है, दूसरा भावना वाला पक्ष है, और तीसरा कर्म वाला पक्ष है। फिर से बोलो, कितने पक्ष हैं? और वृत्ति में ये तीनों पार्ट है। बोलो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और जिसे पसंद नापसंद का भाव, इमोशंस वाला पार्ट है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जिसमें ज्ञान वाली चीज प्रबल हो वो ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर ले। जो इमोशनल टाइप का व्यक्ति है और वो चाहता है मोक्ष मिले, भावना प्रधान व्यक्ति है, तो भक्ति मार्ग का कर ले। इमोशनल है खूब, बोलो, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति करे। और जो कर्मठ टाइप का आदमी है, कर्म वाला, वो कर्म मार्ग का अनुसरण कर ले। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी मार्ग का अनुसरण कर सकते हो टॉप लेवल तक जाने के लिए। ऐसी भारतीय दार्शनिक परंपरा मानती है कि तीनों का महत्व है। बोलो, ज्ञान का, कर्म का और भावना का, और यही तीनों का कॉम्बिनेशन तो मनोवृत्ति आ रही है। बोलो, आ रही है कि नहीं? और हम सब में ये तीनों चीजों की अलग अलग, कोई कोई व्यक्ति ना खूब ज्ञानात्मक क्षमता रखता है, ज्ञान वाली प्रवृत्ति प्रबल होती है। कई लोगों में ये प्रवृत्ति प्रबल है, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, रोना धोना शुरू कर देगा, छोटी बात पे निराश हो जाएगा, खूब जोश में आ जाएगा, वो जम के बेंच बजाना शुरू कर देगा। कौन सा व्यक्ति है? भावना प्रधान है, इमोशनल टाइप का आदमी है। बोलो, खूब खुशी, खूब नाराजगी, ये सब उसके पार्ट्स हैं। बोलो, ये कौन सा व्यक्ति है? इमोशनल टाइप का आदमी। इमोशनल वाले आदमी से सतर्कता रखनी चाहिए। किस बात को लेकर कितना इमोशनल हो जाएगा, कठिनाई है। और तीसरा पक्ष कौन है? कर्म वाले कर्म प्रधान व्यक्ति, ज्यादा खूब कर्म करेगा, दिन रात एक मेहनत कर रहा है, तो कर्म टाइप के लोग हैं। ये तीनों टेंडेंसी रहती है अलग अलग लोगों में। तो आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रवृत्ति को देखो। तीनों का तालमेल जीवन में होना चाहिए तो बेहतर होगा। क्लियर? बोलो, क्लियर? हम प्रयास करेंगे कल जो क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाए, और कल से टॉपिक नंबर 3 की शुरुआत हम लोग करेंगे। थैंक यू।